सपना है, मैं चाहता हूँ कि मेरा बिहार राज्य देश का नंबर 1 राज्य बने, बाकी राज्यों की बनस्पत हम लोग सबसे ऊंचाई पर जाएं और ये क्षमता बिहार और बिहारियों में है। जरूरत है तो सिर्फ उस व्यवस्था निर्माण की, और उस व्यवस्था निर्माण में मैं पूरी ईमानदारी के साथ दिन रात प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे अपने राज्य, अपने क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा लाभ न सिर्फ अपने मंत्रालय के माध्यम से बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं के माध्यम से मैं ला सकूं। साथ ही मैं आज की तारीख में मैं मानता हूं कि हमारे बिहार के लिए ये सौभाग्य की बात है कि एक डबल इंजन की सरकार हमारे राज्य में, केंद्र में जहां एक तरफ हमारी सरकार का नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो बिहार में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार किसी भी राज्य के लिए कितनी जरूरी होती है, कई बार बगल के राज्य के परिणामों से हम लोग इसका उदाहरण ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य आज डबल इंजन की सरकार होने की वजह से विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ा। बिहार की विडंबना रही थी एक लंबे समय तक, और बीच में तो 27 साल का एक ऐसा समय था जहां केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। होता क्या है इसकी वजह से, जब दो अलग अलग विरोधाभास की सरकारें होती हैं तो केंद्र सरकार की परियोजनाओं को राज्य सरकार धरातल पे नहीं उतरने देती और राज्य सरकार की योजनाओं को केंद्र सरकार पारित नहीं करती। आज मेरे लिए कितना सहज है ये, मेरी जितनी योजनाएं हैं मैं उसको बिहार सरकार के माध्यम से, यहाँ पे कार्तिकेय जी मौजूद है हमारे सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, इनके सहयोग से जो निरंतरता में मिलता है। अब यहीं पे कोई विरोधाभास की सरकार हो, इसका भी अनुभव हम लोगों ने किया था जब 2000 का दशक था। उस वक्त केंद्र में जब यूपीए की सरकार होती थी तो बिहार में एनडीए की सरकार, जब बिहार में 2014 में जब केंद्र में एनडीए की सरकार आई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आई। पर आज एक लंबे समय के बाद एक ही सोच वाली सरकारें भारत के संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य, बिहार राज्य दोनों जगह है। इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हम लोग कैसे ले सके, ये जिम्मेदारी अब हम सब के ऊपर है, और इस व्यवस्था को इसी तरीके से हम लोग बरकरार भी कैसे रख सके, ये जिम्मेदारी भी आने वाले दिनों में जब बिहार में चुनाव होंगे तो हम सब के ऊपर ये जिम्मेदारी आएगी कि डबल इंजन की सरकार की ये व्यवस्था इसी तरीके से बनी रहे। साथियों, अंत में मैं आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं और इस उम्मीद के साथ कि इस कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर का ज्यादा से ज्यादा लाभ बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हमारे किसान भाई, हमारे उद्यमी ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ दे सकेंगे। बहुत ही खूबसूरत हाथों में ये व्यवस्था है, नित्यम कुंडली के पास वो अनुभव है जिसके माध्यम से ये आपको तैयार कर सकेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए। मैं यहाँ पे एक बार राज्य सरकार का धन्यवाद देता हूँ, उद्योग विभाग का मैं धन्यवाद देता हूँ, नीतीश मिश्रा जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिस सहयोग के साथ माननीय मंत्री बिहार सरकार नीतीश जी और हमारे केंद्र की सरकार में जिस खूबसूरत तालमेल के साथ हम लोग इस क्षेत्र को आगे लेकर जाने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ प्रधान राज्य होने की वजह से इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते जी के द्वारा मुझे दी गई केंद्रीय मंत्री होने के नाते यकीनन देश भर में खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र कैसे नई ऊंचाइयों को हासिल करे, ये जिम्मेदारी मेरे मंत्रालय के कंधों पर है। और एक बिहारी होने के नाते, और मात्र एक बिहारी होने के नाते ही नहीं, बिहार में प्रसंस्करण की संभावनाएं होने के नाते जरूरी है कि बिहार राज्य में हम लोग एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें जो कृषि, ऐसे में कृषि प्रधान राज्य होने के नाते अनंत संभावनाएं मेरे राज्य में है प्रसंस्करण को ले। एक बड़ी आबादी हमारे राज्य की किसानी से जुड़ी हुई है। ऐसे में जब मेरे प्रधानमंत्री की सोच किसानों की आर्थिक मदद करने की है, उनकी आय को और ज्यादा सशक्त मजबूत करने की है, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी क्षेत्र का है तो वो प्रसंस्करण का ही।
और ये बात इसलिए नहीं कि मैं आज की तारीख में मैं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हूँ, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। जब इस विभाग की जिम्मेदारी मेरे पास नहीं भी थी और मैं बिहारी पोस्ट की योजना पे जब मैं कार्य कर रहा था, उस वक्त भी मैंने इस बात के महत्व को समझा था कि बिहार जैसे राज्य में अगर हम लोग को अपने राज्य को विकास की गति पर आगे लेकर जाना है, अगर हम लोग को अपने राज्य के प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है, अगर हमें अपने राज्य के राजस्व को बढ़ाना है, यहाँ पे रोजगार के अवसर को हम लोग को मजबूत करना है, तो उसके लिए हम लोग को प्रसंस्करण के क्षेत्र को, प्रोसेसिंग के क्षेत्र को हम लोग को मजबूत करना होगा। आज की तारीख में बिहार के कई ऐसे उत्पाद हैं जिनकी मांग राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक, पर क्योंकि हम उसका प्रसंस्करण उस हद तक नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से खास तौर पर ऐसे पदार्थ जो कि जब खराब हो जाते हैं, जिनको पेरिशेबल आइटम्स हम लोग बोलते हैं, जिसमें सब्जी है, फल है, क्योंकि हम उसका प्रसंस्करण नहीं कर पाते हैं तो हम उसको उस बाजार तक पहुंचाने में असमर्थ हो जाते हैं जिस बाजार में उसकी मांग है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स होते हैं, जाने में जो समय लगता है, पहुंचने में। ऐसे में जरूरी है कि उन चीजों का हम लोग प्रसंस्करण कर पाए। ऐसा करने से न सिर्फ यहाँ के हमारे किसानों को उनके उत्पादन के बेहतर दाम मिलेंगे, क्योंकि उसमें आप गुणवत्ता जोड़ने का आप काम कर रहे हैं। वही चीज अगर उसको आप उसी तरीके से जैसे उसका उत्पादन हुआ आप बाजार में ले जाएंगे, संभवतः उसके कम दाम मिलेंगे, पर अगर आप उसमें गुणवत्ता को जोड़ने का काम करते हैं, उसका प्रसंस्करण करते हैं, उसकी पैकेजिंग थोड़ी बेहतर करते हैं, उसकी मार्केटिंग अगर आप कर पाते हैं, ऑनलाइन हो या फिजिकली हो, उसको देश के अलग अलग राज्यों तक मार्केट करके अगर आप पहुंचा पाते हैं या वैश्विक बाजारों से अगर आप जुड़ पाते हैं, तो संभवतः उसके बहुत बेहतर दाम आपको मिल सके। और ये हमारे किसानों को वो आर्थिक मजबूती देगा जिसकी सोच के साथ हम लोगों ने प्रसंस्करण के इस विभाग का निर्माण करने की सोच केंद्र सरकार ने दी। ऐसे में मैं मानता हूं कि हमारे इस मंत्रालय की एक अहम भूमिका, एक अहम जिम्मेदारी है, और अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हुए आज मुझे खुशी है कि हम लोगों ने यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर की हम लोगों ने शुरुआत। ये हर उस व्यवस्था को तैयार करेगा जिसका जिक्र मैं भी आपके सामने कर रहा हूँ। कैसे यहाँ पे किसानों की ट्रेनिंग हो, एसएचजी से जुड़ी हुई, स्वयंसेवक समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को कैसे हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं, एफपीओज को कैसे हम लोग इसके साथ जोड़ने का हम लोग कार्य कर सकते हैं। ये पूरी व्यवस्था निर्माण की जिम्मेदारी इस सीबीसी सेंटर की हो। ये वो व्यवस्था तैयार करेगा ताकि यहाँ पे ना सिर्फ आपकी ट्रेनिंग हो सके, ना सिर्फ आप उसको कैसे बढ़िया से आप उसकी पैकेजिंग कर सके, कैसे उसकी मार्केटिंग कर सके। आज की तारीख में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, फिजिकली हर चीज आके की जा सके ये संभव नहीं। ऐसे में कैसे डिजिटली ऑनलाइन हम लोग ऑनलाइन मार्केट का हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को दूसरे राज्यों के साथ जोड़ने के लिए, अपने आप को विदेशों के साथ जोड़ने के लिए। आज की तारीख में हकीकत है कि बिहार के कई ऐसे उत्पादन हैं। मैं खुद जिस क्षेत्र से आता हूँ, हाजीपुर का केला हो या मुजफ्फरपुर की लीची हो या भागलपुर का आम हो, मखाना, जिसकी मांग आज की तारीख में वैश्विक बाजारों में हर बीते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री ने आज की तारीख में मखाना को एक सुपर फूड की कैटेगरी में लेकर आए, उसने दरवाजे खोल दिए हैं विदेशों के बाजारों हम सब के लिए, और हम सब कहीं ना कहीं उसका अनुभव भी कर रहे हैं। कितने हमारे साथी हैं जो कि मखाना के क्षेत्र में अब अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह, एक एंटरप्रेन्योर की तरह, एक उद्यमी की तरह स्थापित कर चुके हैं। पर यहीं तक रुकना नहीं है, हमें और बाजारों को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। अपने पदार्थों को देश दुनिया के अलग अलग कोने तक लेकर जाने की जरूरत है, और ये संभावना है हम लोग के पास। ये मांग वैश्विक बाजारों में है हम लोगों की। मैं खुद देश विदेश घुमा हूँ और जहां भी मैं जाता हूँ, जिस तरीके से भारतीय खाद्य पदार्थों की
मांग बढ़ी है, उनकी जरूरतें बढ़ी है। ऐसे में हम लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए अनंत संभावनाएं हैं। जरूरत है तो उस व्यवस्था को तैयार करने की जिसके माध्यम से संभवतः हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे ऐसे लोग जिनको शायद जानकारी के अभाव में वो अपने खाद्य पदार्थों को उस ऊंचाइयों तक नहीं लेकर जा पा रहे हैं जो उनकी क्षमता हो सकती है। उस सोच के साथ हम लोगों ने इस कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर की हम लोगों ने शुरुआत की है। मैं पीएमएफएमई के माध्यम से हमारी जो योजना है उसके माध्यम से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। मैं निफ्टम कुंडली का विशेष तौर पर ओबराय साहब का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इसको पूरी व्यवस्था को तैयार करने की जिम्मेदारी निफ्टम कुंडली के पास है और वो तैयारी कर भी रहे हैं क्योंकि ये अनुभव निफ्टम के पास है। निफ्टम संभवतः जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, ये एक ऐसा राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है जो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र को मजबूती देने का काम करता है। जैसा मैंने कहा कि आज की तारीख में अगर कोई एक ऐसा क्षेत्र जिसके बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं, आप कई और क्षेत्र देखिएगा जहां पे कहीं ना कहीं हम लोग सैचुरेशन पे आ गए कि मतलब भैया हो गया, इससे ज्यादा क्या ही कुछ बढ़ेगा। पर वहीं प्रसंस्करण का क्षेत्र ऐसा है जहां पे हम लोग ये बढ़ने की संभावना है बहुत। आज भी जब हम लोग देखते हैं और तकलीफ होती है, और ये तकलीफ किसानों तक सीमित नहीं है जिनको अपने खाद्य पदार्थों को कई बार सड़क पर फेंकना पड़ता है, स्वयं नष्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके पास आज की तारीख में ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां पे वो अपने खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संभाल कर रख सके और जब उसके उचित दाम मिले या जब बाजार में उसकी मांग बढ़े उस वक्त वो उसको निकाले। ये व्यवस्था जिस दिन तैयार हो जाएगी देश के हर ग्रामीण क्षेत्र में, और इसी इकोसिस्टम की हम लोग बात करते हैं, इसी कैपेसिटी बिल्डिंग की हम लोग बात करते हैं जहाँ कोल्ड स्टोरेज हो, ऐसी व्यवस्थाएं हो, ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसके माध्यम से लंबे समय तक हम अपने उत्पादन को हम लोग फ्रेश रख सकें और सही समय पर आने पर जब उसकी मांग के अच्छे दाम हम लोग को मिल रहे हो तब हम उसको बाजार में लेकर जाए। ऐसे में कई ऐसी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिसके साथ आप लोगों का जुड़ना जरूरी है। मेरे खुद के मंत्रालय में इस बार वित्त मंत्रालय के द्वारा जब बजट प्रस्तुत किया गया तो उसमें एक टेक्नोलॉजी है इरेडिएशन। अब इरेडिएशन क्या है? ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें गामा रेडिएशन के थ्रू हम लोग जितने भी ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो तुरंत नष्ट हो जाते हैं, जिसमें अधिकांश सब्जियां और फल आते हैं, उसको हम लोग लंबे समय तक हम लोग फ्रेश रख सकते हैं। अब आलू, प्याज, टमाटर है जो कि 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन में खराब होने लगता है, सड़ने लगता है, गलने लगता है, उसको महीनों तक हम लोग उसको फ्रेश रख सकते हैं। आप रखिए उसको संभाल के, और जब आपको लगे कि बाजार में इसकी जरूरत है, मांग है, आप उसको दीजिए। पर इस तकनीक की जानकारी आप तक कैसे पहुंचे? ये तमाम चीजों की व्यवस्था तैयार करने की जिम्मेदारी इस कैपेसिटी सेंटर की है। आप लोगों को इसका परिचय इससे कराने की जिम्मेदारी इसकी। मैंने अलग अलग मंच तैयार करने का प्रयास किया है ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को वो इक्वल प्लेइंग ग्राउंड मिले, जहाँ पे बड़ी कंपनियां भी हों और साथ में छोटे उद्यमी भी हों, ताकि बड़ी कंपनियों को जानकारी का लाभ ज्यादा ना मिले और आपको जानकारी के अभाव में उसका नुकसान ना हो, ताकि आप सब एक मंच पर आके और उसके बाद फिर आपकी काबिलियत, आपकी क्षमता है कि आप अपने व्यवसाय को कहां से कहां तक आप लोग लेकर जा सकते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया जिसका आयोजन अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने दिल्ली के भारत मंडपम में किया था, 25 सितंबर से 28 सितंबर तक प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। क्या है ये वर्ल्ड फूड इंडिया? यही है जहां विदेश से भी लोग आते हैं तो वहीं भारत के गांव से भी लोग आते हैं। बिहार से भी कई पीएमएफएमई स्कीम के हमारे लाभार्थी वहां पे गए, बिहार की कई कंपनियां वहां पे गए। वहां पे जाने का लाभ क्या कि वैश्विक बाजारों से उनको जुड़ने का मौका मिला। ऐसे अलग अलग कई मंच मैंने तैयार करने का प्रयास किया। पीछे भी हम लोगों ने रिवर्स बाय सेलर मीट के माध्यम से